अस्सलाम वालेकुम। सैयद वक़ास हुसैनी फिर हाज़िर एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल। हमारे हम उनको बाप का दर्जा देते हैं, हम उनको अपने उस्ताद का दर्जा देते हैं, हम उनको अपने बड़े भाई का दर्जा देते हैं। और ये उन लोगों में से शामिल हैं कि जिनकी का एक वर्ड हमारे लिए हमारी, जिसे कहते हैं ना, दुनिया संवार देता है कि लाइफ हमारी बन गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस नहीं रखूँगा उनका, आपके सामने फ़ौरन हम बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे मोहतरम उस्ताद बड़े भाई अज़हर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं अज़हर भाई? बिल्कुल, अल्लाह मियाँ के लाख लाख एहसान है। बहुत मालिक का एहसान। राब्ता हमारा मुसलसल रहता है। बिल्कुल। मुलाकातें आजकल बहुत ही कम कम हो पा रही होती हैं, लेकिन आपने एक बहाना बना लिया मुलाकात करने का, तो बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़हर भाई, आपने हम एक मेरा जो असल सवाल है जो आपसे, आप जिस दौर से काम कर रहे हैं, जी जी। हम तो अपने पंगोड़ों से निकले ही इस इंडस्ट्री के अंदर थे, तो आपसे मुलाकात हुई सही और उस वक्त आप सीनियर होते थे। सही। तो आपने इस इंडस्ट्री को अपने सामने बनते देखा है। सही कहते हैं आप। आज जो बहुत बड़े बड़े जाइंट बैठे हैं, आपने उनको बनते देखा है। बिल्कुल सही कहा। आर्ट्स काउंसिल से निकलने वाला अज़हर, दी अज़हर भाई कैसे बना? ये आपका हुस्न नज़र है कि आपने दिया अज़हर भाई कहा। बस ये था, ये एक पूरी हर इंसान के पीछे एक दास्तान होती है। बिल्कुल होती है। तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, मेरी 5 साल उम्र थी। मेरी वालदा ने बहुत मुशक्क़त से, यानी कपड़े सीकर और हमारी फ़ीसें भरा करती थीं, लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी ये शर्त थी कि सारे बच्चे, 7 बहन भाई थे हम लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि सब ग्रेजुएट करेंगे। और फिर मेरे बहनों ही ने मशवरा दिया कि ये ड्राइंग कर लेता है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ये ड्राइंग करता है, बच्चे कैसे पालेगा अपने? ये बिल्ली कुत्ते बना के कौन अपने बच्चे पाल पाता है? सही तो है। उनका नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती तो मतलब उस दौर में ड्राइंग को अच्छा नहीं समझा जाता था। है। उस दौर में अच्छा तो समझा जाता था, लेकिन हर घराने में नहीं। हर घराने में अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे बहनोई ने मशवरा दिया कि आर्ट्स काउंसिल के जो प्रिंसिपल हैं वो उनके चचा हैं, तो वो अच्छा। कोशिश करेंगे और एडमिशन हो जाएगा। अब एडमिशन तक तो बात पहुंच गई। अब बात आएगी दाखिला फीस। हालात, हमारे माली हालात बहुत अच्छे थे नहीं। तो फिर मेरी वालदा ने 2 सोने की चूड़ियाँ बेची हैं अपनी, और मेरा वहाँ दाखिला करवाया, सिर्फ आपके एडमिशन के सिर्फ लिए? मेरे एडमिशन के लिए। तो ये लाडले होने की वजह से था या नहीं, आपके मेरा शौक को पूरा करना उन्होंने? मेरे शौक को पूरा शौक करना, को। और मेरी बारी आ गई थी, यानी अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। मेरे लिए करना है उन्होंने। तो सही किए, सही बाकी सही। सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया उन्होंने। सर माशाल्लाह, वो तो जी। सही। बिल्कुल। आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह अल्लाह उनकी ताला मग़फ़िरत उनको फरमाए। मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर एडमिशन मेरा हो गया। अब एक और ऑर्डर था कि ग्रेजुएट ज़रूर करना है। अब आर्ट्स काउंसिल में एडमिशन हो गया, तो वहाँ से तो डिप्लोमा लेके निकलेंगे आप। अब सही। आप ग्रेजुएट कैसे करेंगे? तो प्राइवेटली मैंने फिर इंटरमीडिएट किया और बीए भी किया। अच्छा। जी। तो 4 साल का ये डिप्लोमा यहाँ मुकम्मल हुआ। पैरेलल दोनों। पैरेलल दोनों साथ साथ चलते रहा तो 4 साल। मुश्किल। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हुई। पेपर्स की डेट सेम हुआ करती थी। एक का पेपर सुबह हुआ करता था, एक का शाम में हुआ करता था। एक जगह से थोड़ा लेट निकलते थे हम, और दूसरी जगह पे थोड़ा लेट पहुंचते थे, तो यानी अगर वक्त। उस वक्त आपको नहीं लगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में? नहीं, ये ऐसा कभी सोचा नहीं। जहाँ पे कदम रख दिया ना, सही। तो फिर सोचा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर खुद ब खुद होते जाना है। होते अल्लाह जाना। ताला पे इतना यकीन होना चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्या क्या मामला? फिर आर्ट्स काउंसिल के बाद फिर मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आया। एड आर्ट्स मेरी फर्स्ट जॉब थी मिडास, जहाँ मैंने आर्ट्स काउंसिल में पढ़ने के दौरान ही नौकरी कर ली थी। तो ये एडवर्टाइजिंग का शौक था या वो भी? यार उस वक्त सिर्फ गो एडवर्टाइजिंग ही का दौर था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब गो विद द फ्लो में ही आप? जी जी, उसी फ्लो में हमको भी बहना पड़ा। मतलब उस वक्त तो मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, आज तो बहुत यूँ समझे जादू कम रह गया है, लेकिन एक जादू था उस वक्त कि जो भी आर्ट कर रहा है, जो भी मार्केटिंग कर रहा है, जो भी लोगों से बात करना जानता है, वो जाएगा एडवर्टाइजिंग में ही लाजमी। अच्छा। इतनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो थी वो बहुत ही अपर लेवल पे थी, और हर एक को सपोर्ट करती थी। तो फिर एक छोटी सी एजेंसी थी, उसका नाम था टास्क एडवर्टाइजिंग। वहाँ मैंने पढ़ने के दौरान ही जॉब कर ली, 2 साल अच्छा। मैंने वहाँ जॉब की। वो है आज एजेंसी? वो एजेंसी आज नहीं है। ये बात है मैंने एडमिशन लिया था आर्ट्स काउंसिल में 1985 में। तो उसके बाद फिर आगे? एड आर्ट्स में मैंने 4 साल काम किया। 4 साल काम करने के बाद फिर सर्किट एडवर्टाइजिंग
ये एक ज़माने में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जो बड़ी बड़ी बिल्कुल। एजेंसीज को बीट ने किया हुआ था। आज वो उस तरीके से नहीं चल रही है, वो अब उतार नहीं है उसका। हम्म, लेकिन लेकिन मैंने वहाँ पर जॉब की और 17 साल मैंने वहाँ काम किया। सही। 17 साल काम करने के बाद फिर मैंने तो छोड़नी चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मतलब 17 साल बाद भी बाद में उन्होंने कहा उनका कि दिल नहीं भरा। दिल नहीं भरा। तो मैंने आपका कहा, भर चुका था। मेरा भर यूँ चुका था कि फाइनेंशियली आपकी ज़रूरियात उस तरह पूरी नहीं हो पा रही थी। सही। जो स्केल आपका सैलरी का चल रहा था, 2 बच्चे मेरे हो चुके थे, एक बेटा मेरा पैदा हो चुका था, एक मेरा होने वाला था। अच्छा सर। तो उस दौरान मुझे पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। सही। तो फिर मुझे तो नहीं छोड़ रहे थे। फिर कुछ इस तरह का पे स्केल वहाँ पे तय हुआ कि मैं घर जाकर अपने दूसरे काम करूँ। जब इनको काम होगा तो मुझे बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे, लेकिन सही। सैलरी हर पहली को देंगे। अच्छा। जी। उसके बाद मैं बाकायदा फ्रीलांस पे आ गया। फिर वो कंपनी के हालात भी कुछ 19-20 होने लग गए, क्योंकि फिर इमरान मीर जो हमारे बॉस थे उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद से जाहिर सी बात है, जब कोई फाउंडर चला जाता है दुनिया से तो उसकी बनाई हुई चीज़ वैसे रह नहीं पाती, बिल्कुल। और फिर लोग उस चीज़ को वैसे केयर टेक नहीं कर पाते। तो फिर मैं फ्रीलांस में आया। अब फ्रीलांस जब से समझ लीजिए कि 92 से लेके 17 साल तक मैंने काम किया था वहाँ पर। उसके बाद मैं फ्रीलांस पर हूँ। अब फ्रीलांस जब से मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, सारी एजेंसीज के लिए काम करता हूँ, सारे प्रोडक्शन हाउसेज के लिए काम करता हूँ। फ्रीलांस से एक जाहिर सी बात है, एक लड़का है जो जिसने 18 जी जी 17 साल 20 साल जी तकरीबन जी आप एडवर्टाइजिंग को दे चुके थे, जी तो एक इंडस्ट्री में नाम तो हो ही चुका था। जी जी बिल्कुल। तो एक फ्रीलांसर अज़हर गफ़ार से, ये एक ब्रांड अज़हर गफ़ार, ये जो सफ़र है ये कितना मुश्किल था आपके लिए? या ये पता नहीं कैसे हो गया। वजह ये थी कि एक बंद कमरे में काम करते रहिए। ये किसी ने कहा था कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप शोहरत पाएँ, तो शोहरत पाने का सबसे अच्छा रास्ता ये होता है कि आपका जो भी प्रोफेशन है उसको दिल लगा के आप काम कीजिए, आप खुद ब खुद मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। शोहरत आपके बस में नहीं होती। तो उस वक्त मैं जब काम करता था, मेरे पास एक चेयर थी, वो नीले रंग की थी, वो प्लास्टिक की कुर्सी थी। सही। अच्छा, वो मेरे पास बहुत दिन रही। फिर मेरी वालदा जब बीमार हुई तो यानी गिर गई थी, उनकी हड्डी में चोट लग गई थी। तो वो जब बेड पे आ गई तो उनको नहलाने के लिए उस प्लास्टिक की कुर्सी में कुछ छेद हुआ करते थे नीचे। सही। तो वो वॉशरूम में जाके नहा नहीं पाती थी। तो उनको कोई खातून, मेरी बहन या मेरी वाइफ उनको नहलाती थी। तो सही। उस कुर्सी पे बिठा के नहलाती थी, ताकि पानी हाँ, वानी जो है उस नीचे शराब चला जाए नीचे वो, गिर जाए, हाँ। उसको मुंह से नहा लें। वो नीले रंग की कुर्सी थी। फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वो कुर्सी इतनी मेरी ज़िंदगी में समझिए एक मुतबर्रिक थी कि मैंने अपना एक नाम रजिस्टर्ड किया, तो नीली कुर्सी के नाम से। यानी आप जो काम करता अच्छा। हूँ जो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है मेरा। जी बिल्कुल। आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए उसको, मैं उसके थ्रू ही काम कर रहा होता हूँ। तो उसका नाम मैंने रखा है नीली कुर्सी। अच्छा, उससे लोग पूछते हैं, यानी बैंकर्स पूछते हैं, कंपनी का जहाँ नाम क्या ये है? कंपनी का नाम क्या है आपकी, जहाँ कंपनी का नाम सुनते हो तो ये पूछते हैं नीली कुर्सी नाम क्यों है। तो मैं उनको डिटेल बताता हूँ, बात को बताता हूँ, बात को बात बताने को का नहीं है। वक्त नहीं होता। तो इंडस्ट्री में जब आप आगे बढ़ रहे थे, कितना मुश्किल रहा इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना? देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो उस वक्त स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कुछ थे, 3 या 4 थे जो बहुत ही लेजेंड माने जाते थे। एक मन्नू भाई के नाम से थे आर्टिस्ट, एक आलमदार के नाम से आर्टिस्ट थे, एक अब्बास साहब के नाम से थे। ये सब काम कर रहे होते थे। मैं उनमें एक छोटा सा कीड़ा था। और मैनुअल का दौर था, यानी सही। कि ब्रीफ लेने के लिए जाते थे हम, ब्रीफ लेके आ जाते थे, फिर घर में बैठ के रात भर उसको तैयार करते थे। फिर एक ब्लैक कलर की शीट हुआ करती थी, उसको फोल्ड करके उसके पैनल लंबे लंबे बनाते थे। उनमें फिर वो पेस्ट करते थे फ्रेम्स, उनके नीचे एक वाइट पट्टी लगाते थे जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। वो सब तैयार करके और जाके और क्लाइंट को पहुंचाते थे। और जाते थे बस पे हम, रिक्शा टैक्सी की तो सही। हैसियत रिक्शा, थी नहीं। हाँ। तो हम जाते थे बस के ऊपर। फिर वो हमको कुछ चेंज बताते थे। कुछ चेंज तो वहाँ पर हो पाए, कुछ चेंज ऐसे होते थे, जाहिर सी बात है डिजिटल काम में तो ये होता है ना, हमने रब किया और वहीं बना दिया उसके ऊपर। बिल्कुल। यहाँ पर आपने ब्लैक पॉइंटर से कुछ ड्रॉ कर दिया,
तो वो रब नहीं होता, रेड नहीं होगा। फिर वो दोबारा फ्रेम बनाना पड़ता है, फिर हम घर लेके आते थे, फिर उनकी चेंजेस को, उनके फीडबैक्स को सेट करके फिर पेस्ट करके फिर जाके पहुंचाते थे। फिर दूसरा एक प्रोसीजर और स्टार्ट होता था जो बहुत ही खतरनाक था कि उनसे पैसे कैसे लिए जाएंगे। ऐसे कैसे लिए? तो उनके पैसे लेने के लिए उनके पास जाना, तो फिर जाते थे, फिर पैसों के लिए चक्कर काटना या पीटीसी से फोन करना, तो सही ये है। सब चलता रहता था, बड़ी मुश्किल से पैसे मिलाया करते थे। फिर डिजिटल जैसे दौर आया। मेरा अगला सवाल आपका यही यही था आपसे कि आपका काम सारा मैनुअल था, जो भी हमने भी देखा। जी आपने हमारे ऑफिस के काउंटर पे खड़े खड़े फ्रेम बनाए, हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। जी तो बिल्कुल। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हुआ कि उस टेक्नोलॉजी को फ़ौरन अडॉप्ट करना है, या मतलब कि आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैंने नहीं किया ये जी तो मैं पीछे रह जाऊँगा? क्योंकि बहुत सारे उस दौर के जिन्होंने उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट जी किया, जी वो नहीं है, वो इंडस्ट्री से कहीं पीछे चले गए हैं। जी बिल्कुल। आप माशाल्लाह आज तक जी हैं जी। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। लेकिन जज़ाकल्लाह। आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये अगर मैंने नहीं किया और तो मैं भी पीछे रह जाऊँगा, तो मुझे कर लेना चाहिए? जब जिम्मेदारी तो सर पे होती है ना, तो आदमी ये भूल जाता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सही। फिर वो कदम रख देता है और फिर अल्लाह ताला उसका साथ देना शुरू कर देता है। यानी पहला जो मैंने पीसी खरीदा था, पहला पीसी मैंने परचेज किया था जब बहुत महंगा हुआ करता था, तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया था। 2000 मंथली पे किया करता था और उस पर काम किया करता था। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर में था, डिज़ाइंस करता था, फास्ट फूड वालों के लिए मेन्यूज़ और क्लब बॉक्सेस बनाता था, डिज़ाइन अच्छा, करता था, उनको बाजार से प्रिंट करवा के उनको जाके पहुंचाता था। अच्छा। ये सब काम भी मैंने किए क्योंकि मुझे कुछ पैसे घर लाने थे। हुँ, वो तो जुनून था। तो जी। वो तो क्या ट्रांज़िशन कैसे वो फिर मैंने ये आपको सोचा था एक एक लाशऊरी कि मैं ये प्रिंटिंग का काम भी करता रहूंगा। मैंने तो स्टार्ट में मैट्रिक के बाद और आर्ट्स काउंसिल में दाखिले के दरमियान में जो वक्त गुजरा है, उसमें तो कमाने का कोई रास्ता था नहीं मेरे पास, ना मुझे कुछ सही? जानता था। तो मैंने उस वक्त दुकानों के साइन बोर्ड भी लिखे, अच्छा। सीढ़ी लगा के, और जो दुकानों के शटर्स होते हैं वो मैं हुँ, लिखा करता था। फिर अच्छा। 4 पैसे जाके अपनी अम्मी के हाथ में दूंगा। हुँ। तो इंडस्ट्री की तरफ से क्या, जब इंडस्ट्री ने ये देखा कि एक मैनुअल आदमी जी जो है वो डिजिटाइज़ हो रहा है, जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्री ने कितनी जल्दी वेलकम तो कहा? इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी वेलकम कहा, एकदम से टर्न होना शुरू कर दिया अच्छा। सबने, क्योंकि सबको आसानी हुई। क्योंकि ये आसानी मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा की थी, ये अपने जिनके लिए काम करता था उनके लिए उनके लिए पैदा भी की थी पैदा कि उनको सही, वक्त पे चीज़ मिल जाए, उनको सही, बैठे बैठे मिल जाए, मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। और इंटरनेट ने बहुत साथ दिया सही। कि उस पर बना बना के हम उनको सेंड किया करते थे तो उनको चीज़ मिल जाया करती थी। तो इंडस्ट्री में वो कौन लोग थे जिनको आपने बहुत एडमायर किया कि यार, जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो आपके साथ खड़े रहे? तो डायरेक्टर्स हैं कुछ जो बहुत अच्छे, यानी हेल्पफुल, क्योंकि डायरेक्टर्स भी समझ कंप्लीट आर्टिस्ट होते हैं और बिल्कुल, उनका जहन भी आर्टिस्टिक होता है और मोहब्बत करने वाला होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे प्रोडक्शन हाउसेस से वास्ता रहता है। इन तमाम लोगों, ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते जी हैं, और बिल्कुल। इसी तरह जो है हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। जी जी। कोई ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि यार वो अगर इंडस्ट्री में आज भी होता, या वो इंडस्ट्री अगर उसको सपोर्ट करती, कोई ऐसा नाम? हाँ, एक नाम को मैं बार बार कभी सोचता हूँ, एक नवेद उमर थानवी डायरेक्टर हमारे थे, जो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर थे। पता नहीं फिर क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं उनका मिजाज कुछ ऐसा था कि वो उसकी वजह से दूर हो गए, लेकिन आज वो हैं और काम करने के काबिल हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते। इस चीज़ का मुझको एक दुख भी है कि मैं जब सर्किट में काम किया करता था, तो मैंने पहला फ्रीलांस बोर्ड गौहर मकसूद के लिए बनाया था। गौर मकसूद की यहीं हम जो है मुलाकात हुई थी। हमारी पहली मैं हम मुलाकात भी। जॉब करते थे। मैं उस किस्से की भी तरफ आता हूँ कि मैं और फैसल डायरेक्ट डिटेल में हम काम करते थे, जॉब करते थे। तो हम लोगों ने एक उस आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया था। तो हम वहाँ पे जब स्केचिंग वगैरह सीख रहे थे, तो अदर भाई आते थे, अदर भाई को हमने दिखाया, तो इन्होंने बैठे 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 मेरी स्केच बुक पे, ये भी एक इत्तेफाक की बात है, अमिताभ बच्चन, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के स्केचेस बनाए, और अमिताभ बच्चन भी जवानी वाले। जी जी बिल्कुल। तो वो, और इत्तेफाक की बात है कि अभी 4 दिन पहले वो स्केच बुक मेरे ख़जानों में से निकली और मेरे सामने वो आई, और वो एक पूरी रील चलना शुरू हो गई उस दौर की।
मैं कुछ ऐसी चीज़ का जिक्र करूँगा मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, अब पता सवाल नहीं क्या करेंगे? आप इस बात को करें नहीं। हम जब डीडी में काम करते थे और अजहर भाई आते थे स्टोरी बोर्ड बनाने, तो हमें इनके आने की इतला जो है ना वैसे नहीं मिलती थी कि अजहर भाई आए हुए हैं। इनके गाने की आवाज़ सुन के हमें जो है ना ये पता चलता था कि अजहर भाई आए हुए हैं। तो गाने का आप बड़े अच्छा गाते हैं, आपने खुद कभी रियलाइज़ नहीं किया कि यार मैं ये भी तो काम बड़ा अच्छा करता हूँ? और बड़े बहुत सारे मुशाहिदीन हैं मेरे पास, गवाह हैं जिन्होंने इनके गाने सुने हैं। बिल्कुल, अभी कल भी एक साहब से बात हो रही थी, विलन वे कंपनी है एक, जी, तो विलन वे में साद अलवी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था कि अदर भाई कोई गाना तो सुनाए, मैंने सुना आप गाने बहुत से गाते हैं, तो मैंने उनको वॉइस नोट में कुछ गाने सुनाए थे। तो गाने कुछ अगर मैं ख्वाहिश करूं कि यार ऐसे ही मैं थोड़ा सा फटी सी आवाज़ से गुनगुना देता हूँ। आपकी आवाज़ आपको लग रहा होगा फटी, हमें तो नहीं लगेगा अगर आप आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। थोड़ा सा मैं ट्रैक सेट की एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा। जी, हमारा इनसे इतनी सारी जो मैंने बातें की उनसे ताल्लुक़ तो था, लेकिन बाद में जो ताल्लुक़ इनके साथ कायम रहा उसका इस इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। उसका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन हमारा जो कांटेक्ट रहा वो रहा आपकी एक कला से, और वो कला परफ्यूम बनाना। ये उन दोनों की बात है जब मेरी माली हैसियत बहुत ही वीक हुआ करती थी, तो मुझे अच्छे से परफ्यूम लगाने का शौक बहुत था, खरीदना पाता नहीं था। मुझे इम्पोर्टेड परफ्यूम से बड़ा जो समझे क्रेज़ रहा है। हाँ, क्रेज, एक जुनून था, वो मैं खरीद पाता नहीं था। तो मैं सोचा मैं खुद क्यों ना बनाने शुरू कर दूं। तो मैंने पता नहीं किन के लोगों के पीछे लग के, हाथ जोड़ के, कुछ प्रोफेशनल के पास जाके, उनके घर जाके, उनकी दुकानों पे जाके, कैसे बोतल में फिल किया जाता है। अच्छा, जी जी, मुझसे पैसे लिए उन्होंने फिल करना, बॉटल में फिल करना सिखाने के पैसे लिए। ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो कोरंगी का बिल्कुल याद है क्या मुझे। इलाका था, तो वहां पर जाकर मैंने कहा मुझे सिखाओ कि कैसे भरते हैं। उनका मेरे घर पे आइए आप। मैं गया करके, पहले मुझे 500 रुपये दीजिए आप, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। 25 साल पहले 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने बकायदा भर के दिखाया, क्योंकि ज्यादा भरेंगे तो ये बोतल ब्लास्ट भी हो सकती है, ये वो बातें सारी। अच्छा, जी बिल्कुल। तो मैंने सीख लिया परफ्यूम का फार्मूला, बहुत से लोगों को बना बना के दिया। आप इतना मसरूफ हो गए हैं कि छोड़ा अभी भी नहीं है, वक्त मिलता है तो बनाते हैं, वो शौक भी पूरा करते हैं अपना। बिल्कुल। मैं तो खैर शौक का बहुत बड़ा कदरदान आप रहा बहुत हूँ। बड़े खजान हैं आप, बिल्कुल। और एक ज़माने तक मैंने बिल्कुल फिर ज़ाहिर सी बात है, इनकी मसरूफियत हमारी मसरूफियत। तो आप सिगार तो परफ्यूम बहुत पसंद किया करते थे। मैं बिल्कुल सर सिगार का आज भी आप फ़ैन बनवा हूँ। के रखते थे 6-6 बोतलें, एक खत्म होगी तो दूसरी फौरन शुरू कर दूंगा, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने अदरवाइज से आखिरी परफ्यूम कोई 5-6 साल पहले बनवाया होगा। खैर आखिरी नहीं कह सकेंगे, फिर चल फिर बनाएंगे आप। आखिरी दफ़ा जब बनवाया हाँ तो नहीं, सिगार तो यूज़ कर, मैंने उसके बाद से सिगार नहीं बनवाया किसी से। मैंने एक सही दो लोगों से बनवाया, सही है। दूसरे परफ्यूम बनवाए, लेकिन फिर मैंने सिगार किसी से नहीं बनवाया। मैंने जब भी सिगार बनवाया अदरवाइज से ही क्योंकि वो बनवाया। ट्रेडमार्क अदर भाई का है। वो मैं कभी भी, अच्छा, मैं कुदरती एक वो है कि मैं खुद नहीं सूंघ पाता, और ये आपको पता है, ये बात जी बिल्कुल। शुरू दिन से पता है अदर भाई को। तो मैंने इनको ये बोला था कि यार मुझे ऐसा परफ्यूम दे दें जो मतलब मैं लगाऊं तो सब पूछेंगे ये क्या है। उन्होंने वो दे दिया। बाद में उन्होंने बताया कि इसको सिगार कहते हैं। तो वो नाम याद है, वो मुझे उसकी खुशबू नहीं पता, लेकिन वो अजहर भाई जब देते हैं तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री एक वो होता है कि अच्छा, यार इसमें मैं ये है। आपकी बात में जरा पॉलिश लगा के और बात करूंगा। जैसे कि वकास ने भी कहा कि मैं सूंघ नहीं पाता, मतलब कुछ सूंघने के सेंसेस में इनके कुछ कमी है, जी, ठीक है, नेचुरली। अच्छा, उसके बावजूद मैं अगर परफ्यूम बनाने में कोई लुकनत करता था, किसी केमिकल की कमी बेशी करता था, कि फौरन जज कर लिया करते थे कि आपकी खुशबू इसमें थोड़ी कम है। ये ये मैं आज तक हैरान हूं इस बात पे।
ये बता रहे हैं ये, वरना मुझे ऐसा कोई याद नहीं जब मैंने इनकी किसी परफ्यूम पे जो है एतराज़ उठाया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे खुशबू सुंघाने वाले ये थे। खुशबू होती क्या है इन्होंने पहचान कराई है, तो मैं एतराज़ तो खैर कैसे हो। तो अजहर भाई ये 3 चीज़ें हो गई, एक इंडस्ट्री है, हो गई, एक म्यूज़िक है हो जो गई गाने का आपका एक जी, शौक है, और एक परफ्यूम बनाने का बिल्कुल शौक है। कमाया आपने इंडस्ट्री से, सही कहते हैं आप। बाकी में क्यों नहीं आपने उस तरह से किस्मत आजमाई की कि यार चलो बिजनेस बनाते हैं, अगर कहीं से गाने की ऑफर आती है तो गा के पैसे ले लेते हैं, क्या है कमाई, पैसे ही तो आ रहे हैं ना। जबकि आपका जुनून था उस वक्त पैसा कमाना, ज़रूरत भी थी, घर की जिम्मेदारी भी थी। जी जी, तो उस इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने फिर तवज्जो उतनी रखी कि बस शौक पूरा होता रहे। जी ये बड़ा ज़रूरी था कि आप अगर किसी एक चीज़ पे आपका फोकस चल रहा है ना, तो वो फोकस हटाए नहीं आप। और जब एक ही चीज़ पे फोकस होता है ना, तो ज़्यादा आपके रास्ते बन जाते हैं, ज़्यादा लोगों है कि पीआर आपकी बढ़ जाती है, ज़्यादा काम आप कर रहे होते हैं उसमें। जब जुनून से एक ही काम करते हैं फोकस में, बिल्कुल तो बाकी लोग चीज़ों का टाइम और कम होता रहता है सही, और इसका बढ़ता रहता है, और आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि आप यही काम करते हैं, फिर आपको उसी नाम से पहचाना भी जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसी तरह जैसे कि एक मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कोई गाड़ी के सिर्फ एक्सेल बनाता है, तो मैं नहीं समझता उसको हॉर्न भी ठीक करना आता होगा और उसको गाड़ी के बाकी काम भी करने आते होंगे, सही, लेकिन वो बाकी कामों में हाथ नहीं हाथ डालता नहीं डालता, कि बिल्कुल। उसका जहन बढ़ जाएगा। और जो उसका मेन काम है, जहाँ पे उसका फोकस था, जिस जिस हवाले से वो मशहूर था, वो काम आना कम हो जाएगा उसके पास, जब वो उस काम को खूबसूरती से कर नहीं पाएगा। नहीं पाया, सही तो सही इसलिए फोकस हट नहीं पाया। सही। तो ये कला आपकी जो है वो जो आर्टिस्ट कितनी खून में कंटिन्यू हुई है? खून में कंटिन्यू बिल्कुल हुई है। मेरे 2 बेटे हैं, बेटी मेरी कोई नहीं है, माशाल्लाह। और दोनों बेटे मेरे आर्टिस्ट हैं। आजकल आपको किस चीज़ की कमी लगती है इंडस्ट्री के अंदर, नए लड़कों में, नई पोत जो अब नई नस्ल जो आ रही है, एआई वाली जो स्पेशली, उसको आप किस पॉइंट उस तरह से देखते हैं कि वो लोग सीखने में तेज़ हैं, काम करने में तेज़ हैं, या एआई की वजह से वो उन बेसिक्स को नहीं जानते जो बेसिक्स हमने पढ़ी आपसे, आपने अपने बड़ों से? जब एक बच्चे को आप 20-22 साल 25 साल का हो जाए और उसकी आंख खुलते ही उसको खाने की ट्रे आप दे देंगे, तो उसका मेहनत करने का दिल नहीं चाहता। बिल्कुल तो वही काम कर रहा है एआई भी। एआई आपको रेडीमेड जब चीज़ दे देता है, तो फिर आप ज़्यादा मेहनत करके सीखना नहीं चाहते, और जब 4 पैसे आप एआई के थ्रू जब कमाने भी शुरू कर देते हैं, तो फिर आप कहते हैं पैसे तो आदमी कमा सकता है, बिल्कुल तो फिर आप वहाँ की तरफ नहीं लौटते हैं, और कोई आपको लौटा सकता भी नहीं है फिर। सही। तो मेहनत स्किल्स को थोड़ा डेड तो किया, एआई ने किया, लेकिन वो ज़रूरत भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदर भाई। आजकल के नौजवान को कोई मैसेज आपकी तरफ से? आजकल के नौजवानों का मैसेज ये है कि वो पहले अपने अंदर का फनकार ढूंढें कि उनमें क्या फनकार है, वो क्या काम ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं और किस काम को करके उनको खुशी होती है, बशर्ते वो पॉजिटिव काम हो, यानी चोरी चकारी ना हो, उल्टे सीधे काम ना हो, बेशक कि बेशक। उनके अंदर फ़न क्या है। वो ये ना देखें कि सामने वाला किस चीज़ से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जैसे मैं देखता हूँ कि फास्ट फूड वाला तो बहुत पैसे कमाता है, अब मैं स्टोरी बोर्ड छोड़ के फास्ट फूड की दुकान खोल लूँ, सही यूँ तो मैं कहीं नहीं पहुँच सकता ना। बिल्कुल तो अब वो ये देखें कि उनमें क्या, वो किस चीज़ को ज़्यादा शौक से कर पाते हैं और ज़्यादा बेहतर काम करके उनको खुशी होती है, वो उसमें ही पैसे कमा सकते हैं। मैं सही चूँकि मैं टीचर भी हूँ, मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में एक विजिटिंग क्लास भी लेता हूँ हफ्ते में। तो माशाल्लाह, ये आपने अभी तक पूरे उसमें जिक्र ही नहीं किया। जी हाँ बिल्कुल। ये आप छुपे रुस्तम। जी जी। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आप तो इंडस्ट्री में इतने दिन से हैं और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं इसमें, स्टोरी बोर्ड भी होता है, शूटिंग भी होती है, साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, एडिट होता है, और एनिमेशन होता है, सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ में, ये मुझसे सवाल करते हैं। तो मैंने उनको जवाब बड़ा अच्छा दिया। मैंने कहा सब में पैसे बराबर है, सब में पैसे नहीं भी हैं, सब में पैसे बहुत ज़्यादा भी हैं। पैसे हैं आपके काम करने के स्टाइल में, कि आप सही किस स्टाइल से काम करते हैं, बिल्कुल आप कितनी तवज्जो किसी भी काम पे देते हैं। बिल्कुल बहुत सी दफ़ा देखते हैं हम कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो फेल हो जाती हैं, एक माचिस का कारखाना ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है। बिल्कुल। तो आप
उस चीज का पैमाना बढ़ा दे दीजिए। यानी छोटी बड़ी तो कोई चीज नहीं होती है, पैमाने होते हैं पैमाने होते कि आपने हैं, पैमाना कितना बड़ा दिया, और पैमाना बड़ा बगैर मेहनत के नहीं जाता। बिल्कुल मतलब शौक पे अपने मेहनत आप करते हैं ना, तो मेहनत का एहसास नहीं होता आपको कि आपने कितनी मेहनत कर दी। जैसे मैं नीली कुर्सी पे काम करता था, मुझे नहीं पता मैंने कितने रात दिन लगा दिए, और मुझे कौन कौन जानता है कौन कौन नहीं जानता। मैं जब बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत से लोग जानते होते हैं, हालांकि मैं तो बंद कमरे में काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैसेज है कि अपना जो उनके अंदर एक फनकार है वो उसको ढूंढें, उस पर मेहनत करें, और फिर कहीं साइड बना देंगे घोड़े की तरह, साइड पे फ्लैप लगा लें सही। बस। अदर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद मैं किया। सीरियसली वो अल्फाज नहीं है कि मैं जिसमें इनका शुक्रिया अदा करूं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि अदर भाई जैसे लोग हमारी लाइफ में हैं, तो हम सुधरे हुए भी हैं, काम के हवाले से भी सुधरे हुए हैं, आदतों के हवाले से भी सुधरे हुए हैं। बिगड़ने नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जब आप किसी को आइडियल बनाते हैं तो आप उस तरह बनना भी चाहते हैं। तो हमारे सामने हमारे आइडियल मौजूद हैं, तो हम ऐसे ही बनना चाहते हैं, तो जो खुद नहीं बिगड़े हुए, और आने वाली नस्लों के लिए भी आइडियल हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो नस्ल भी तैयार कर रहे हैं साथ साथ। जो मैं यहाँ पे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो कि आखिरी सवाल जी जी समझ लें, कि वो अज़हर जो पढ़ रहा था जी जी आर्ट्स काउंसिल जी में, जी और वो दी अज़हर जो जी पढ़ा रहा है, जी 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 क्या डिफरेंस स्टूडेंट पढ़ने वालों में और पढ़ाने वालों में आया? अब ये बात आपके ऊपर भी आ रही है कि आप खुद भी एक टीचर हैं, जी तो क्या बिल्कुल डिफरेंस आया पढ़ने वालों में पे और पढ़ाने वालों में? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ और थी, उस बिल्कुल वक्त ठीक कुछ कहते और हैं। दौर था, ठीक है। उस वक्त पैसा भी थोड़ा कमाना आसान था। जी जी आजकल दौर बिल्कुल अलग है। अब जिस तरह वही शॉर्टकट बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, जी उस दौर में भी बच्चों को मैनुअल की तरफ रखना, और मैनुअल के साथ साथ उनको समझाना कि डिजिटल कितना ज़रूरी है, जी लेकिन बेसिक मैनुअल है, जी। तो वो कितना, क्या एक इस पे की रोशनी डालें आप? असल में एक तो बात ये है कि जब ज़माना चेंज होता है ना, जब ज़माना आगे बढ़ता है, तो ज़्यादा समझदार बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं। जैसे कि मैं पैदा हुआ था तो कंप्यूटर नहीं था, मेरे बच्चे पैदा हुए तो कंप्यूटर था। तो बिल्कुल वो उस ज़िंदगी को लेके पैदा हुए जहाँ मेरा जहन मिड नहीं, पे पहुंच चुका था। बिल्कुल सही तो आज का बच्चा जो उस वक्त का टीचर हुआ करता था उससे तो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। सही। तो वो बहुत सी बातों को समझता भी है, उसको बहुत सी बातें ऐसी। अब वो सिर्फ उस तालीम में तो वीक है मुझसे जो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी लवाज़मात में वो मुझसे कहीं आगे है। कहीं आगे, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल मैं जब सही। उसको समझाता हूँ तो खुद ही एक जहन में फैसला करता है कि ये जो समझा रहे हैं कि मैनुअल कितना ज़रूरी है, तो इनको इनको कहने दो, और हमें पता है कि कितना ज़रूरी है। हम घर जाएंगे और एआई खोलेंगे और ये निकाल लेंगे और वो निकाल लेंगे। तो वो अपने पास से भी कुछ पेशरफ करता है सही। और कुछ बातें आपकी गेट करता है, तो आपकी कुछ बातें ही गेट कर ले, वही उसके लिए बहुत है। अजहर भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपने हमें जो है वो इज़्ज़त बख्शी, आपने हमें हमारी इज्जत बख्शी। एक कॉल पे आप आए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है वो अ, हमारे कहने पे जो है वो गैदरिंग जो रखी हमने, लेकिन आपने उसको रौनक बख्शी आके, अल्लाह और ताला खुश बहुत रखे मज़ा आपको। आया हमारी आज की। अज़हर भाई से हमेशा सीखते हैं, जब मिलते हैं कोई एक नई बात हमेशा सीखते हैं। आज भी बहुत सारी बातें सीखी, कुछ वो बातें सीखी जो इन्होंने हमसे हमेशा छुपा के रखी। अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू उन्होंने हमें नहीं बताए थे, आज वो भी बताए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा एक नई शख्सियत के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। अज़हर भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से बातचीत खत्म की जाए, इंशाल्लाह जल्दी जज़ाकल्लाह। दोबारा फिर करेंगे। इंशाल्लाह सर, ये तो अब ये कर्ज़ है जो मैंने अब चुकाना है इनका, कि हम दोबारा इसको करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सबकी इजाज़त से अल्लाह हाफ़िज़।